हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब ने कैसे हैं। आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉक पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, डैट इज़ कॉल्ड वेक्टर्स। तो अपन वेक्टर्स चालू करने वाले हैं बेटा। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मीन्स इतना इम्पोर्टेंस है इसका कि अगर वेक्टर नहीं होती तो शायद जो भी अपन ने डेवलपमेंट करे या जो भी एक्सप्लेन कर पाए अपन पूरे यूनिवर्स को या फिजिक्स में होने जो भी चीज़ें हो रही हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वेक्टर नहीं होता तो शायद बहुत सारे डेरिवेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। तो सबसे पहले अपन मैं थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन जो चालू कर रहे हैं थ्योरी पार्ट ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और साथ साथ में क्योंकि चैप्टर ऐसा है कि थोड़ा मैथमेटिकल टच है इसलिए साथ साथ में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। फिर अपन कुछ और लेक्चर्स के अंदर में आपको इसके पूरे न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा अलग से करेंगे अपन लोग, जितने भी कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, चाहे नेट हो चाहे जी हो। और वैसे अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिना वेक्टर के अपन कभी भी फिजिक्स को एक्सप्लेन या समझ नहीं सकते। तो इट्स ए वेरी ग्रेट इम्पॉर्टेंस ऑफ वेक्टर। अगर मैं वेक्टर की इम्पॉर्टेंस बताना चालू करूं तो अगर मैं इम्पॉर्टेंस स्टार्टिंग में जो अपन देख रहे हैं कि आखिर क्या इम्पॉर्टेंस है इसकी, तो अगर मैं इम्पॉर्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इसने फिजिक्स को ही कॉम्पैक्ट कर दिया। मीन्स जो फिजिक्स के लॉस थे, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ तो इट्स कॉम्पैक्ट द फिजिक्स लॉ। फिजिक्स के जो लॉ थे उनको ही इसने कॉम्पैक्ट कर दिया। फिजिक्स लॉस को, जो लॉ और जो डेरिवेशंस थे वो कई कॉम्प्लिकेटेड थे, पर जब हमारे पास फिजिक्स वेक्टर आई तो हमारे पास उनको समझाना और समझना बहुत ही आसान हो गया जब वेक्टर आई तो अपने पास। वैसे अगर बात करूं तो इसने कुछ हद तक इट इज़ ये, अगर बात करूं तो हम जो भी फिजिक्स में एक्सप्लेन कर पा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का यूज़ कर रहे थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज़ कर रहे थे, उसको और ज़्यादा एडवांस फॉर्म में समझाया। इट मीन्स अगर इसको अपन बोलें तो एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि ये इट इज़ ए एडवांस फॉर्म, वेक्टर इज़ ए एडवांस फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री। यह कार्टेशियन सिस्टम को जो समझाने का पॉइंट था वो बहुत अच्छे से समझाया वेक्टर ने। और वेक्टर कोई चैप्टर नहीं है, अपन इसको बोलें तो ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बेस्ट लैंग्वेज है। तो अगर मैं इसका थर्ड इंपॉर्टेंस बताऊं तो डैट इज मीन्स कि वेक्टर इज ए बेस्ट लैंग्वेज टू एक्सप्लेन फिजिक्स। फिजिक्स को समझाने के लिए या समझने के लिए वेक्टर सबसे बेस्ट रही साइंटिस्टों के लिए, कि हम इतना सब कुछ एडवांस कर पाए फ्यूचर में साइंस के अंदर। उसके पीछे कहीं ना कहीं वेक्टर थी। वेक्टर इज़ ए लैंग्वेज, एक तरह की लैंग्वेज है जो फिजिक्स में यूज़ करी जाती है। जैसे सबकी टर्म्स बायो में भी कुछ अलग टर्म्स यूज़ करी जाती है, तो वैसे वेक्टर है। वेक्टर ने बहुत ईजीनेस कर दिया, किसी को देखते हैं बहुत आसानी से समझ पा रहे थे। तो डैट इज़ द इम्पॉर्टेंस जो अपन कर पाए। और सबसे बेस्ट बोलें तो देखो, अपन आपको पता होगा कि जो आइंस्टीन है उसने रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करा है। तो बहुत तरह की रिलेटिविटी होती है। मीन्स अगर हम लोग एरोप्लेन्स फ्लाइट कर रहे हों तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या रिलेटिविटी, जब रेन होती है, रेनफॉल होती है, हम चलते हैं तो हमारे को जो अम्ब्रेला है वो किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, रिवर में फ्लो कर रहे हैं तो हमको कैसे जंप लेना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसा चाहते हैं वैसे वहाँ पर पहुँचें। अगर वेक्टर नहीं होती तो शायद उनको एक्सप्लेन करना टू मच डिफिकल्ट हो जाता। तो डैट इज़ इम्पॉर्टेंस। तो अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो हर जगह है, क्योंकि मैंने लिख दिया है कि ये कॉम्पैक्ट कर रहा था हर चीज़ को, फिजिक्स के लॉ को, जो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन से उनको ईजी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इसने बहुत बेस्ट तरीके से हमारे को रिलेटिविटी बोलें या रिलेटिविटी को बहुत बेटर ढंग से एक्सप्लेन किया इसने और मेक इट ईजी, और उसको ईजी बना दिया। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस। बहुत कुछ और इम्पॉर्टेंस देखने वाले हैं जिसको हमारी ज्योमेट्री या प्रैक्टिकल लाइफ नहीं समझा पा रही थी, उसको भी इसने समझाया। वो किस तरह की प्रॉब्लम्स थी वो अपन धीरे धीरे देखने वाले हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो जस्ट मैं समझाया कि क्या इंपॉर्टेंस है, कि इसके बगैर अपन बिल्कुल ही अधूरे रहते अगर हमारे पास वेक्टर लैंग्वेज नहीं आती तो। जिसका एक हल्का सा एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज करो अगर कोई जना दो फोर्सेस लग रहे हों किसी बॉडी के ऊपर, अगर सेम डायरेक्शन में लगते, मीन्स टू फोर्सेस लग रहे होते सेम डायरेक्शन, मान लो 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, तो इट्स क्वाइट इजी। कोई भी जना एक्सप्लेन कर देता कि इसके ऊपर, इस बॉडी मास पर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों का एडिशन कर दूं, डैट इज मीन्स 15 न्यूटन, ये एक्सप्लेन कर दूं।
पर कॉम्प्लिकेशन तब आई जब ऐसा हुआ कि ये जो फोर्सेस थे वो किसी पर्टिकुलर एंगल्स पर लगने लगे, जैसे एक 5 न्यूटन इधर लगने लगा, 10 न्यूटन इधर लगने लगा। इंपॉर्टेंस बहुत सारी है, जैसे एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो अब ये बताना पॉसिबल नहीं था एज ए, जब तक जितनी नॉलेज थी वेक्टर से पहले, कि आखिर इस पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे पता लग रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस 15 न्यूटन का कर रहा होगा, कॉमन सेंस से कोई भी जवाब दे सकता था। पर यहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो गई कि कैसे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, एक तो वो निकालना पॉसिबल नहीं था इससे पहले की स्केलर नॉलेज से। जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं छोटी क्लास से लेकर 10th क्लास तक, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े वो एक्चुअल में स्केलर एडिशन सब्ट्रैक्शन तक समझने वाले हैं थोड़े से। और ये भी समझाना पॉसिबल नहीं था, इसमें ये पता लग रहा है कि ये राइट डायरेक्शन मूव करेगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कि ये दोनों फोर्स इधर लग रहे हैं तो ये बॉडी भी कहाँ पर जाएगी, राइट डायरेक्शन में। बट इसमें तो यही बताना पॉसिबल नहीं हो रहा था कि जाएगी कहाँ। अगर थोड़ा बहुत ये बता पा रहा था कोई प्रैक्टिकली पर्सन, तो ये बता पा रहा था बीच में कहीं जाएगी। जैसे कई बार हमने मूवीज़ में देखा होगा, दो हॉर्स अगर किसी को स्ट्रिंग से बांधकर खींचते हैं तो ना वो इधर जाता है ना बेटा वो इधर जाता है, वो कहीं बीच में दौड़ रहा होता है ना। इट मीन्स इन सबको समझाने के लिए भी वेक्टर ने ही समझाया कि ये होगा कैसे सॉल्यूशन इसका। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेक्टर। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, समय के साथ आप देखते चले जाएंगे, पर ये बस जस्ट मैंने एक ब्रीफ में समझाया कि क्या चीज़ थी। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। अब अपन चैप्टर चालू कर रहे हैं, पर वेक्टर से पहले थोड़ा सा स्केलर भी समझ लें कि स्केलर था क्या। स्केलर क्वांटिटी, प्रैक्टिकल लाइफ, जो नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग सर्वाइव करते हैं जिसके अंदर, वो एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो अपन सबसे पहले समझ रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज़। एक डेफिनेशन वो देखने वाले हैं जो अपन लोगों ने 9th क्लास तक पढ़ी। स्केलर क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन ओनली, विच हैव ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, डजंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी मीन्स। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास 9th which depends or explain only magnitude, सिर्फ मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करती है, ओनली मैग्नीट्यूड, डोंट गिव डायरेक्शन, डोंट गिव डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एग्जांपल्स, फिर थोड़ा डीप भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो फिर करेक्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ, क्या थी डेफिनेशन, 11th क्लास के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो एक एग्जाम्पल था डिस्टेंस, लाइक दिस की आई डिस्टेंस कवर करी 25 मीटर, समबडी मूव 25 मीटर। वैसी बात करें स्पीड की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। 9th के एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। दैट इज मीन्स कि दैट इज एनीबडी मूव विथ 25 मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज स्पीड विच ओनली गिव मैग्नीट्यूड, नॉट गिव कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट करा है। मीन्स वो जयपुर की तरफ गया है या फिर जो नॉर्मल तरीका है कि नॉर्थ में गया है कि साउथ में गया है, तो दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, स्केलर क्वांटिटी को थोड़ा सा पहले और एक्सप्लेन कर दूं। अगर मैं बात करूं कि जो स्केलर क्वांटिटीज थी वो एक्चुअली हमारे जो अपन ने छोटी क्लास में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं, जो एडिशंस पढ़े हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर एडिशंस है। वो स्केलर एडिशंस जिसके अंदर अपन लोग क्या कर रहे थे, जैसे 3 + 5 = 8, दैट इज द एडिशन। ये था एडिशन का तरीका। और अगर अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था तो 5 - 3 2, ये अपने पास कुछ जो एडिशन थे इस तरह के, दैट इज डजंट डिपेंड्स ऑन एंगल्स, जो एंगल्स पर डिपेंड नहीं कर रहे थे। जिसका एक प्रैक्टिकल और एग्जांपल दूं तो जो मनी होती है, पैसा होता है अपने पास, दैट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। फॉर सपोज करो मेरे पास एक कॉइन था 5 रुपीज़ का, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, एंड समबडी गिव मी 1 more 5 रुपीज़ कॉइन। अब वो चाहे मेरे को एक और 5 कॉइन वो मेरे को 120 डिग्री एंगल बनाता हुआ मेरे हैंड्स पर रखे, या बोलो तो 90 डिग्री पर रखे, कुछ इस तरह से रखे, तो ऐसे रखे चाहे ऐसे रखे, 5 + 5 10 ही होने वाले हैं, 500 नहीं हो जाएंगे वो। इट मीन्स कि जो हमारा मनी था, मनी मैंने 5 रुपीज़ और जो मैंने लिखे हैं, दैट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी विच डजंट डिपेंड्स ऑन एंगल्स। तो स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर डेफिनेशन ये हुई बच्चे लोगों की, विच डजंट डिपेंड्स ऑन एंगल, दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन। थोड़ा सा एक्सप्लेन 10th क्लास के एग्जाम्पल से भी दे रहा हूँ। तो ये मैंने 9th क्लास की डेफिनेशन की और 9th के ही एग्जाम्पल समझाए। मेन बात जो मैंने समझाई वो ये समझाई
कि ये वाला जो एडिशन पढ़ रहे थे अपन 10th क्लास से, ये सब्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड स्केलर एडिशन। प्रॉपर शब्द में बोलूं, जैसे कि यहाँ पर मैंने समझाया कि मनी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, तो ये दोनों का जस्ट एडिशन होगा, एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा कि कोई कॉइन कितने पर रख रहा है। अब थोड़ी प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मीन्स 11th क्लास की, विच डजंट डिपेंड्स ऑन एंगल। मान लिया कि ये अपनी जगह ठीक है, डेफिनेशन 9th क्लास की, विच प्रॉपर डेफिनेशन देख रहे हैं, विच do not depends on angles, जो एंगल्स पे डिपेंड नहीं करती हो। इसका भी एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन था करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो जो उसका आंसर था क्लास 10th में भी, अब उसका स्केलर जो तो वो वेक्टर भी हो सकती थी ना, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ी है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इसको समझाने के लिए, क्योंकि आप प्रॉपरली अंडरस्टूड करोगे। जैसे मनी भी नहीं कर रही थी एंगल पर डिपेंड, कैसे भी रखूँ, 90 डिग्री पे रखूँ चाहे 120 से रखूँ, 5 और 5 10 रुपीज़ ही हो रहे थे। वैसे अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो मैं करंट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब आप लोग जानते हैं इसकी तो डेफिनेट डायरेक्शन होती है, डेफिनेट डायरेक्शन होती है, इट्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे मूव करती है करंट, ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से मूवमेंट करती है। बट वाई इट इज कॉल्ड स्केलर, बिकॉज उसका आंसर यही था कि डजंट डिपेंड्स ऑन एंगल्स, मीन्स अगर मेरे पास कोई वायर है वो कुछ इस तरह से एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड 120 डिग्री। तो अगर यहाँ पर जो करंट थी 2 एम्पियर थी, तो वो इस एंगल पर भी 2 एम्पियर ही बनी रहेगी। और सपोज करो इसी वायर को अगर मैं टिल्ड कर देता हूँ, अगर मैं इस वायर को 90 डिग्री पे कर देता हूँ, तो भी करंट 2 एम्पियर इधर और 2 एम्पियर इधर ही रहने वाली थी, मीन्स एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही थी। तो इट मीन्स विच डजंट डिपेंड्स ऑन एंगल्स इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एक डेफिनेशन वो भी रिमेंबर रखें, नो डाउट, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई डेफिनेशन देनी हो तो अपन यही देते हैं, विच क्वांटिटी ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, डजंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, डज नॉट गिव डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। बस प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको क्लास 12 से रिमेंबर रखनी है, दैट इज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल्स, जो एंगल्स पर डिपेंड ना करे उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा, है ना। थोड़ा बहुत अपने आप समझने वाले हो भी वक्त के साथ कि वेक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है। जस्ट मैंने आपको ये समझाया कि एक न्यू डेफिनेशन और है, इसकी समझने के लिए मैंने करंट का एग्जांपल दिया। इसी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन कैसे भी एंगल जो वायर होती है उसको कैसे भी टिल्ड करके या चार्ज करते हैं मोबाइल को, तो कैसे भी लगा देते हैं, क्योंकि वो एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। पर अगर एंगल पर शायद डिपेंड कर रहा होता, और मान लो सबसे कम जो अपने पास सबसे अच्छी करंट फ्लो करेगी वो 90 डिग्री पर करेगी, तो अपन सारी वायर्स 90 डिग्री पर करते चार्जिंग करते समय, पर अपन तो सब उसके अंदर जो भी है रैप कर कुरा कर भी चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि एंगल्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। ठीक, तो ये था अपने पास स्केलर क्वांटिटीज। नाउ अपन पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटीज। मैंने आपको ये समझाया कि जो अपन लोग बचपन से जो करते आ रहे थे एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो एंगल पर डिपेंड नहीं था, क्योंकि अभी अपन वेक्टर में देखने वाले हैं कि वो एंगल डिपेंडेंट होगा। जब अपन एडिशन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक टर्म ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आएगी, मीन्स एंगल आएगा उसके अंदर। ठीक, तो अपन अब देखने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटी देख रहे हैं, तो इसकी भी पहले एक प्रॉपर डेफिनेशन जो 9th क्लास की थी वो ही देख रहे हैं, विच शो, माने वेक्टर क्वांटिटी विच शो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स आपको पता थे, थोड़ी देर में कुछ और भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अपने पास इसको अब वेक्टर क्वांटिटी थी तो कोई सिंबल देना था, कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी से। तो अपन ने करना क्या चालू करा, तो अपन ने एक सिंबल दिया, और वो सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करा अपन लोगों ने, वी यूज ए स्ट्रेट लाइन, वी यूज्ड स्ट्रेट लाइन विथ एरोहेड, विथ एरोहेड का यूज किया बेटा अपन ने, एरोहेड, एंड कीप जस्ट above the
वेक्टर सिंबल और वेक्टर क्वांटिटी फर्स्ट लेटर मीन्स अगर मैं बात करूं फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अपन ने उसका फर्स्ट सिंबल काम में लिया जो कैपिटल में लिखा अपन ने, और उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और उसके साथ अपन ने एक एरो लगा दिया। ये लिखा है वी यूज ए स्ट्रेट लाइन, तो वी यूज ए स्ट्रेट लाइन विथ एरो हेड, तो अपन ने ये एरो का हेड लगा दिया इसके ऊपर। एंड कीप जस्ट अबव द वेक्टर क्वांटिटी फर्स्ट लेटर, जिसका फर्स्ट लेटर था जो कैपिटल में था, उसके ऊपर अपन ने इस तरह का सिंबल लगाना चालू कर दिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिससे एक डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये वेक्टर पढ़ रहे हैं और ये स्केलर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं जब भी अपन आगे पढ़ रहे हैं। ठीक, नोट डाउन करें, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें कुछ अपने टर्म्स भी यूज़ करी, जो इसको बोला, इसको अपन ने हेड बोल दिया और पीछे वाले को अपन ने टेल बोल दिया, टेल, दैट इज कॉल्ड टेल, दैट इज कॉल्ड एरो। और ये एक तरह का सिंबल यूज़ करा गया। जो टेल था वो एक स्टार्टिंग पॉइंट भी दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस सिंबल का एक जो अपना यूज़ आया वो ये था कि जो टेल था वो बता रहा था स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा था। ये स्टार्टिंग पॉइंट बोले या बोले तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। कैसे कर रहा था अभी थोड़े से और एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे फोर्स है कहीं पे अप्लाइड होना चालू हुआ तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो यहाँ तक चला, दैट इज द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट का भी ये हुआ कि ये यहाँ से चला और फिर कुछ इस डायरेक्शन में मूवमेंट लिया जा रहा है, दैट इज मीन्स इस डायरेक्शन में एरो ये रिप्रेजेंट भी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट जो ये पॉइंट था टेल वाला, वो स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो फोर्स की या टॉर्क की बात होती है तो उस समय अपन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वर्ड यूज़ करते हैं, कहाँ पर अप्लाइड हो रहा था। तो दैट इज द सिंबल। मेनली तो मैंने सिंबल समझा है कि ये स्टार्टिंग में हर एक के सिंबल होते हैं कि ए को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, वन को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो दैट इज द सिंबल। एक सिंबल दिया गया कि जिससे अपन को समझ में आ जाए कि अपन वेक्टर पढ़ रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह का एरो वैसे आप 9th क्लास में भी देख चुके थे, जस्ट वापस एक्सप्लेन करा है मैंने। और डेफिनेशन मैंने कौन सी क्लास की लिखी? अभी तक 9th क्लास की ही डेफिनेशन लिखी है अपन लोगों ने। ठीक, अब थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैंने एक एग्जाम्पल तो भी आपको दे ही दिया, फोर्स। वैसे ही बात करें तो फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करने लगे अपन? एरो हेड, इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाकर। वैसे जो वेलोसिटी थी दैट इज ऑल्सो कंसीडर। और फिर आगे पढ़ने वाले हैं 1D के अंदर क्या डिफरेंशिएट था, एक बार 9th में आप लोग भी जानते हो कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या था डिफरेंस। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी लेने वाला हूँ। वेलोसिटी हो गई, अपने पास एक्सेलरेशन हो गया, मीन्स मैनी मोर, बहुत सारे हो गए जो हमारे एक्सेलरेशन को ए के ऊपर वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चालू कर दिया अपन ने। तो दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी इज मैनी मोर। और वैसे भी जो भी हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, माने हम एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। मीन्स फिजिक्स में 99% जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो एक्चुअल में होती ही वेक्टर क्वांटिटी से, जिसको प्रैक्टिकल लाइफ या जनरल लाइफ में नहीं समझा जाता। अगर समझ पाते तो शायद कभी ना वेक्टर बनती ना साइंस बनती, क्योंकि अगर सब काम स्केलर क्वांटिटी से ही हो जाता तो एक्चुअल में इसके बिगर हम बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर सकते साइंस के अंदर, ना ही हम लाइफ को समझ पाते, जनरल लाइफ को, कि हो किस तरह से रही है। तो एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये थे मेरे कुछ एग्जांपल्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी भी 9th की तरह दे रहा हूँ। अगर सपोज करो कि कोई स्पीड की जगह वेलोसिटी ले रहा हूँ, कि अगर कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड 25 मीटर पर सेकेंड इन जयपुर, टूवर्ड्स जयपुर, मीन्स टूवर्ड्स जयपुर जा रहा है अगर कोई जना, तो इट मीन्स दैट इज वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मीन्स अगर मैं सिर्फ ये बोलता 25 मीटर पर सेकेंड तो वो स्पीड होती, क्योंकि मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई जना 25 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स जयपुर की तरफ जा रहा है, तो दैट इज मीन्स कि मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये थे एग्जाम्पल जो मैंने समझाया, वो 9th क्लास का था कि मैंने एक डायरेक्शन ऐड कर दी, देन इट्स कन्वर्ट इनटू वेक्टर क्वांटिटी। एक जनरल एग्जांपल भी और ले लेता हूँ कि सपोज करो अपन ने किसी से बोला 1 kg गिव मी 1 kg। तो जब दैट इज़ ए मैग्नीट्यूड, जो ये काउंटिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो ये देखें आप लोग कि अगर मैं 1 kg किसी शॉप पर जाकर बोलता हूँ गिव मी 1 kg, तो क्या वो कुछ दे पाएगा मेरे को?
नहीं दे पाएगा ना, कि मैं केवल मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, बट व्हेन आई से गिव मी 1 kg शुगर, इट मीन्स आई गिव हिम डायरेक्शन, मैंने उसको डायरेक्शन दी कि आपको जहाँ पर शक्कर रखी हुई है उस बोरी से आपको लाकर मेरे को 1 kg देना है। तो अगर मैं केवल 1 kg लिखता हूँ तो वो चीज़ क्या बन जाती है मेरी, स्केलर, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। वैसे ही स्केलर पर मैं अगर बोलता हूँ 1 kg शुगर, तो दैट इज ऑल्सो डायरेक्शन, देन इट्स कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो वेलोसिटी नहीं वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे इस एग्जाम्पल में अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता तो ये कहलाता हमारी स्पीड, जो भी आपने एग्जाम्पल देखा। तो ये एग्जाम्पल्स अभी तक मैं 9th क्लास के ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ 25 मीटर पर सेकंड बोलता हूँ तो इट मीन्स मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। बट अगर मैं कोई चीज़ अटैच कर देता हूँ, जयपुर या नॉर्थ साउथ कुछ अटैच कर देता हूँ उसके साथ में, देन इट्स कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टर्म। तो अपन ने एक तरह से कुछ टर्म्स में भी चेंज करे कि स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होगा। आगे तो फिर बहुत कुछ देखने वाले हैं बेटा अपन लोग। और मैंने कुछ एक साधारण सा एग्जांपल दिया कि कोई 1 kg जाकर बोलता है तो वो स्केलर है, पर साथ में अगर वो एक टर्म जोड़ देता है कि क्या लेने आए हैं बिस्किट या कोई भी चीज़, तो डैट इज ऑल्सो डायरेक्शन, वो भी एक तरीके की डायरेक्शन है। प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल जो मैंने दिया, आई थिंक ये मैंने 9th क्लास का क्लियर करी है बात कि क्या थे अपने पास। ठीक, वैसे ही अपने पास अब आई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, जिस पर अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो विच डिपेंड्स ऑन एंगल, तो प्रॉपर डेफिनेशन देख रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन एंगल्स। फिर अपन आगे देखने वाले हैं बहुत कुछ, पर डेफिनेशन के टाइम पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। विच डिपेंड्स ऑन एंगल्स इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन। अब कैसी है, मैंने भी स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंस में वाली बात बताई थी, वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर सपोज करो जो बिल्कुल साइंस से रिलेटेड नहीं है वो भी जवाब दे रहे होते कि मैं अगर बोलता कि किसी मास के ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन के, तो ये चीज इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा m मास का, और ये बॉडी किस तरफ जाएगी। तो कोई भी जना जो कभी स्कूल नहीं जाता केवल कॉमन सेंस से जवाब दे देता कि सर इसके ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा और ये जाएगी राइट डायरेक्शन में, ये एग्जाम्पल दे देता। अगर मैं उससे पूछता कि सपोज करो एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, ये चीज़ कहाँ पर जाएगी, तो ये भी कोई भी जना कॉमन सेंस से जवाब दे देता कि बॉडी जो है 10 - 5 इक्वल्स टू 5 न्यूटन से ये बॉडी राइट डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा है और इसका फोर्स कम है, तो ज़्यादा वाले फोर्स की तरफ भी तो शिफ्ट हो जाती, पर अब उतनी तेज़ी से नहीं होती जैसे यहाँ पर हो रही थी। अब ये कम स्पीड से इधर की तरफ आती, मैंने कम फोर्स से इधर की तरफ आती, मीन्स 5 न्यूटन से राइट साइड होती। मैंने जवाब दे दिया। जिसने कभी पढ़ाई नहीं कर रखी उस जने भी ने भी इस 2 टर्म का जवाब दे दिया। पढ़े लिखे तो दे ही रहे थे, जो नहीं पढ़े लिखे थे अनएजुकेटेड थे उन्होंने भी अपने कॉमन सेंस से जवाब दे दिया। पर उन कॉमन सेंस वालों से बात करूं या फिर बात करें पढ़े लिखों से, आज से अपन करें लगभग 1000 साल पहले की बात करें, तब उस समय एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जब उनसे ये पूछा गया कि अगर ये कोई बॉडी है और उसके ऊपर यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ और एक फोर्स यहाँ पर लगाता हूँ, तो अब बताओ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। उन 2 एग्जाम्पलों में तो दे दिया ना उन्होंने कि पहले में अटैम्प्ट कर रहा है 15 न्यूटन का, दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें 5 न्यूटन का। पर अगर इसकी बात करूं तो समझाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया उन लोगों के लिए कि कैसे मूवमेंट लेंगे। और मैंने ये भी समझाया, अगर मैं वापस से वो एग्जाम्पल से एक बार नोट डाउन करूँ इस जगह पर कि ये 5 न्यूटन जो भी इस पर फोर्स लग रहा था, एक 5 न्यूटन का और एक 10 न्यूटन का, सेम डायरेक्शन में लग रहे थे। सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन को बोलते हैं 0 डिग्री एंगल पर लग रहे थे। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर, जिस पर रिजल्टेंट फोर्स का आंसर आ रहा था 15 न्यूटन। एक और मैंने एग्जांपल जो लिया था कि एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, एक लग रहा है, मैंने 5 न्यूटन इधर ले रखा था, 10 न्यूटन इधर ले रखा था, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन को कितने डिग्री का एंगल बोलते हैं? 180 डिग्री का। और जो मैंने एग्जाम्पल दे रखा है डैट इज कॉल्ड 60 डिग्री का मैंने एग्जाम्पल दिया। इसमें भी समझा दिया इधर जाएगा, इधर भी समझा दिया, पर ये एंगल डिपेंडेंट हो रहा है। देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहे हैं। इधर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 10 - 5 न्यूटन ही रहा ना केवल। यहाँ पर आंसर कुछ और, यहाँ पर आंसर कुछ और, एंगल बदलते ही, और यहाँ पर तो कुछ और ही आता ना,
जिसको समझा ही नहीं पा रहे थे वो तो अपन अब आगे देखने वाले ने किस तरीका एडिशन करेंगे अपन लोग। इट मीन्स, और ये भी तय था कि हल्का सा बता पाता तो यूँ बता पाता कि बीच में कहीं जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि दो जने अगर मैं वो खींचेंगे तो ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मैं कहीं बीच में दौड़ रहा हूँ, और बीच में भी किसकी तरफ वो भी बताना मुश्किल हो जाता। तो इट मीन्स कि इस तरह से ये डिपेंड करा एंगल्स पर। मैंने एग्जाम्पल ही फोर्स का ले रखा है, अभी बताया आपको फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो हुई क्यों? क्योंकि जो फोर्स था इस डिपेंड्स ऑन एंगल्स, जैसे ही एंगल्स चेंज हुए पर उसके ऊपर लगने वाला फोर्स ही चेंज हो गया, फोर्स ही चेंज हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे अपन आगे पढ़ने वाले हैं एनएलएम में, इसमें भी समझाऊंगा आगे कि आज अपन किसी फोर्स कर रहे हो, पुश या पुल फोर्स, अकेले भी इंडिविजुअल लगा रहे हो तो भी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है कि किस तरह का मैग्नीट्यूड सामने वाली बॉडी महसूस करेगी। तो दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। कैसे फोर्स अप्लाइड करेंगे, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे अप्लाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रॉपर डेफिनेशन थी विच डिपेंड्स ऑन एंगल इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। प्लीज रिमेंबर 11th क्लास में आए हैं, बात को ध्यान रखें। तो ये वेक्टर की डेफिनेशन दी थी मैंने। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको समझाया कि क्या डिफरेंस है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के अंदर। जस्ट डेफिनेशन स्टार्ट हुआ बेटा, अभी तो जस्ट चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, तो अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा बेटा अपन लोगों को। तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब थोड़े से टाइप्स भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में अब सिर्फ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, डोंट अबाउट स्केलर क्वांटिटीज, अपन वेक्टर्स ही पढ़ने वाले हैं। तो अपन देख रहे हैं कि अपन ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को कुछ डिफ्रेंशिएट करा अपन ने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक अपन ने करा दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर्स, एंड सेकंड बोले तो अपन एक्सियल वेक्टर। दो वेक्टर डिफरेंशिएट करे अपन लोगों ने। पोलर वेक्टर क्या कहलाए? पोल मीन्स पोल, कहीं से चालू होने वाले, तो जिसका अपन बोलें जो बात धीरे धीरे समझ में आ भी जाएगी। दोज वेक्टर which has some starting point, जिसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट हो। स्टार्टिंग पॉइंट बोलूं या थोड़ी देर पहले वर्ड यूज करा था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उसको नाम दिया अपन लोगों ने पोलर वेक्टर्स। जस्ट लाइक अगर बात करें अपन एग्जाम्पल की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस से देते हैं, जिसको यूनिट एंड डायमेंशन में देखा था अपन लोगों ने, 9 से भी जानते हैं। फोर्स की बात करें तो दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है। कोई ने मूवमेंट लिया फिर यहाँ से यहाँ तक चला, वैसे किसी बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया जिसको मैंने यहाँ से स्टार्ट करा और फिर उस बॉडी को खींचता हुआ यहाँ तक लेकर आ गया बेटा। तो डैट इज मीन्स की स्टार्टिंग पॉइंट और ये यहाँ तक पहुँचा। बस अपन वर्ड्स कुछ अलग अलग यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट अपन डिस्प्लेसमेंट जैसों के लिए यूज़ करते हैं और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कुछ बड़ी जो अपने फोर्स है, टॉर्क है, मोमेंटम है, उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अपन, इम्पल्स है उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो डैट इज मीन्स जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, कहाँ से अप्लाइड होना चालू हुआ है, तो वो पोलर वेक्टर्स के लिए हमारे पास। अब बात करें एक्सियल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट बताना पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए अपन ने एक्सियल वेक्टर दोज वेक्टर्स विच अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या जो रोटेशन इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, रोटेशन इफेक्ट्स को बता रहे थे वो लोग। अभी प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझाते समय। सपोज करो कि कोई बॉडी है डेट इज स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस, इस तरह से रोटेट कर रही है, तो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रोटेट कर रही है ना, इस जगह पर, इस एक्सिस के चारों तरफ। जैसे कोई चीज़ है डोरी जिसको मैंने ऐसे बांधकर खींचकर रोटेट करना चालू करा, तो डेट इज मीन्स ये कुछ रोटेशन था। रोटेशन का इफेक्ट से क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला था वो अपन सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैंने ये ऐसे रोटेट करा, अब सपोज करो मैंने ऐसे रोटेट कर दिया इसको, तो कुछ इम्पैक्ट आने वाला था जिसका एग्जांपल आप समझना चाहिए कि इसकी कैसे इंपॉर्टेंस है। तो एक अजीब सी चीज़ हो रही थी कि कैसा था रोटेशन वेक्टर, मैंने इसको एक्सियल वेक्टर्स बोला अपन ने। इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो कुछ टर्म्स हैं जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसका कुछ एग्जाम्पल्स बोलूँ तो उसके अंदर था एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये कुछ टर्म्स थी अपने पास।
कि कुछ टर्म रोटेट कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम मीन्स एंगुलर जैसे वर्ड्स आएंगे जो अपन पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, क्योंकि ये स्टार्टिंग थोड़ा थ्योरी समझा रहा हूँ। एंगुलर वर्ड आएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सियल वेक्टर, जो किसी एक्सिस के अपॉन डिपेंड करते हैं। अब इनका फर्क कैसा था नॉर्मल लाइफ के अंदर, यहाँ पर ही सामने बना हुआ है फोर्स का, तो एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो आज अगर मैं किसी बॉडी को, इसको डस्टर को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, इरेजर को फोर्स लगाता हूँ, तो इस स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ऐसे मूव करने लग जाएगा। पर आपने देखा कभी टेप को अपन जब कोई नल को खोलते हैं तो हमने एक अजीब चीज़ देखी है कि हमारे रोटेशन से रोटेशन कर रहे हैं तो उसको वही रहना चाहिए ना, पर हमने तो एक अजीब चीज़ देखी, जब हम उसको रोटेट कर रहे होते हैं तो समटाइम इट्स मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड समटाइम इट्स मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इट्स मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से कुछ होता है, तो वो कहलाई हमारे एक्सियल वेक्टर्स कहलाए वो बेटा, जिनको अपन एक्चुअली बहुत बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। रोटेशन मोशन के अंदर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, सर्कुलर मोशन और ये सब कुछ देखने वाले हैं। पर ये तो स्टार्टिंग थे, जस्ट डिफरेंशिएट एज ए स्कूल आता है कि किस तरह के कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए वो। तो एक पोलर वेक्टर था और एक एक्सियल वेक्टर से जिसमें डिवाइड किए गए। ठीक, तो एक पोलर वेक्टर था जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक्सियल वेक्टर जो किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज, उसको अपन ने एक्सियल वेक्टर्स बोले। ठीक, नोट डाउन करो, नेक्स्ट समझ रहे हैं अपन। ठीक, वैसे ही कुछ अपन छोटी मोटी डेफिनेशंस देख रहे हैं, देन अपन इसके पीक और इसके फॉर्मूलेस में क्या क्या करा वो देखने वाले हैं। ठीक, तो अपन देख रहे हैं कुछ छोटे मोटी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो सम अदर डेफिनेशंस बोल दें, जिनको मैं टाइप्स नहीं बोलना चाहता, सम अदर डेफिनेशन देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट अगर मैं एग्जांपल बोलूं उसके अंदर, तो अगर अपन से बोला जाए इक्वल वेक्टर्स, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज सेम। अगर दोनों चीज ही सेम हैं, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड अगर उनके सेम है, मीन्स इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हो तो अपन उनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि एक वेक्टर ए था, दैट इज कॉल्ड ए एंड दैट इज कॉल्ड बी। ये ए है और ये बी है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड सेम मीन्स अगर एक ये मैं फोर्स कंसीडर कर लूँ कि ये 5 न्यूटन का है तो ये भी 5 न्यूटन का है, और बोथ सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड सेम शो करने के लिए मैंने दोनों की साइज भी सेम रखी हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। तो वो क्या कहलाएंगे हमारे इक्वल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो उस समय हम कहेंगे ये इक्वल वेक्टर्स हैं। समझे बेटा? ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन एग्जाम्पल, तो दैट इज कॉल्ड, इसी में लिख रहा हूँ बेटा, है ना। तो नेक्स्ट देखें तो अगर अपन से बोला जाता है नेगेटिव वेक्टर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेगेटिव वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड आर इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे नहीं, इसमें तो क्या था मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम, पर इसमें क्या होगा इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वापिस से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आधा रब करके लिखा। तो नेगेटिव वेक्टर्स की बात करें तो दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन में हो, लाइक दिस कि अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है मीन्स दैट इज कॉल्ड ए, और अदर वन जो लग रहा है वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज कॉल्ड बी। पर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। मीन्स समझाने के लिए वापस से अगर मैं इसको एक फोर्स कंसिडर करता हूँ और बी को भी एक फोर्स कंसिडर करता हूँ 5 न्यूटन का, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है। किस में है? अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड को नॉर्मली अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड सिंबल। अभी आगे और पढ़ने वाले भी है अलग से अपन वापस क्या होता है मैग्नीट्यूड, पर मैंने काउंटिंग तो आपको बताई दी थी, जो 1 2 3 5 7 8 दी जाती है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। या मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो भी चीज़ दी जाती है वो एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी बनाना हो जाता है, मीन्स कन्वर्ट वेक्टर इनटू स्केलर। इसको भी एक्सप्लेन देखेंगे अपन थोड़ी देर बाद। बट क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट कर दिया कि दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। और अगर इक्वल होते तो ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी के इक्वल कर देता टोटली, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। तो दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड आर सेम बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव
वेक्टर्स, जस्ट डेफिनेशंस देख रहे हैं। तो दैट इज डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन एक्सप्लेन करी मैंने आपको, है ना बेटा, कि ये दो फोर्स थे पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे अपने पास, तो वो कहलाए हमारे नेगेटिव वेक्टर्स, जिसको कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैग्नीट्यूड, दैट इज अ सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड, मॉडुलस भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में, यहाँ पर भी टर्म यूज़ करी जाती है, क्योंकि वेक्टर इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स, दोनों की ही लैंग्वेज है, जो मैंने बताया था आपको कि बेस्ट लैंग्वेज है। थर्ड डेफिनेशन देखें अपन, थर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स किसको बोलते हैं? जिनका जो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग होता है वो सेम हो, बाकी सब कुछ चीज चेंज हो सकती है। तो मीन्स दोज वेक्टर्स हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट स्टार्टिंग पॉइंट, को इनिशियल का मतलब हुआ बट स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम, पर जो उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स हों वो सेम हो तो अपन बोलेंगे को इनिशियल, एक ही जगह से चालू हुए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ कि ए भी यहाँ से मूवमेंट ले रहा है और बी भी यहाँ से ही मूवमेंट ले रहा है, मीन्स एक का मैग्नीट्यूड, ये ए मैग्नीट्यूड है इतना सा, और जो बी मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड इट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मीन्स लार्ज साइज में, पर वो मैंने जैसे समझा मैग्नीट्यूड अलग है। इनिशियल पॉइंट यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं इसकी, को इनिशियल का मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट होना। वैसे हो सकता है एक ए इधर जा रहा हो, एक बी इधर जा रहा हो, पर उनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, अप्लाइड जिस जगह करे जा रहे हैं वो सेम हो, तो उसको अपन को इनिशियल वेक्टर्स बोल देते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स बोल देते हैं अपन। अंडरस्टैंड बेटा, नोट डाउन करो इसको। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा अपन लोग, है ना, तो इसको रब कर रहा हूं। अब एक वर्ड यूज होता है कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स। ये कुछ प्रोनाउंसिएशन है जो कभी कभार अपन को देखने को मिल जाते हैं, इसलिए अपन एज ए अभी थ्योरी स्टार्ट करा है तो अपन थ्योरी देख रहे हैं मेनली, तो भी एडिशन मेनली स्टार्ट होने वाला है टॉपिक बहुत अच्छे से। तो अपन कोलिनियर वेक्टर की बात करें तो इसकी भी डेफिनेशन यही है कि विच हैज़ इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट लाई इन स्ट्रेट लाइन और इन पैरेलल्स टू ईच अदर। लिख देता हूँ बेटा, है ना, एक मिनट। those vectors which have equal or unequal magnitude but lie in a स्ट्रेट लाइन और पैरेलल, कुछ भी हो सकते हैं। मैंने इस वो को इनिशियल था, एक ही पॉइंट का होना। को लीनियर, लीनियर का मतलब वैसे भी स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि आप सभी जने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस करे थे, उसमें आप ड्रॉ क्या कर रहे थे 9th और 10th के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन ही तो बना रहे थे। को वर्ड का मतलब है अपन कोई दो चीज़ों के साथ कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई दो चीज़ें एक साथ चल रही। तो को लीनियर का पहला एग्जाम्पल बोलूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट्स को नहीं समझा रहा इस बार, केवल ये समझा रहा हूँ जैसे ये ए है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो रिप्रेजेंट कर रखा है दैट इज कॉल्ड बी। बोथ आर मूव इन सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलग है, एक का मैग्नीट्यूड छोटा है तो एक का मैग्नीट्यूड बड़ा है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक है बी वाले का, तो दैट इज मीन्स कि ये हाँ स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड अलग अलग कर रखा है। फिर ऐसे भी समझा सकता हूँ, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, मीन्स जस्ट लाइक ये दो ट्रेन है वो जो ट्रैक में एक साथ डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में, तो पर वो स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, ए वेक्टर बी वेक्टर में स्पीड वेलोसिटी हो सकती है कि दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो, पर पैरेलल जा रहे हैं इसलिए अपन कोलिनियर बोल देते हैं। तो कोलिनियर दोनों के लिए यूज़ होता है, स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो पैरेलल टर्म्स यूज हो रही है, पैरेलल ट्रैक मैंने बताया भी ट्रेन का, या दो कार्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, चाहे एक के पीछे एक जा रही हो या फिर मूवमेंट कर रही हो पैरेलल में, तो भी हम वर्ड यूज़ करेंगे कोलिनियर।
तब भी यूज़ करेंगे जब इनमें से कोई एक जना अपोजिट जा रहा हो, पर है तो पैरल ना, वर्ड यूज़ कर लेते हैं एंटी पैरल, पर है तो पैरल है ना, तो एक ऐसा मूवमेंट और एक ऐसे अपोजिट मूवमेंट, इस तरीके का मूवमेंट भी कर रहे हो तो डैट इज़ वी यूज़ कोलिनियर। अपोजिट तो बोल ही रहे हैं दिखने पर कभी कोई डेफिनेशन पूछे एज ए स्कूल लेवल, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑलवेज थ्योरी ही चालू कर रहा हूँ हर टॉपिक के अंदर, उसके बाद न्यूमेरिकल्स और फिर टफेस्ट न्यूमेरिकल्स पर जाता हूँ हर जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाते हैं। तो डैट इज मीन्स थर्ड डेफिनेशन थी मेरी। अब अपन ने कौन कौन सी डेफिनेशन देखी, इक्वल मैग्नीट्यूड देखे अपन लोगों ने, इक्वल वेक्टर्स देखे, नेगेटिव वेक्टर देखे, कोइनिशियल वेक्टर देखा, ये अपना फोर्थ था, कोलिनियर फोर था। अब अपन फिफ्थ डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो फिफ्थ डेफिनेशन क्या थी, उसके बाद अपन मेन वेक्टर्स में एंटर कर जाएंगे बेटा। तो दैट इज मीन्स अगर बात करूं तो डेफिनेशन हुई कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स किसको बोलते हैं, एक बार मैथमेटिकल टूल्स में भी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करा, छोटी क्लास से आप जानते हो। प्लेन माने जैसे मैं इस पेज पर लिख रहा हूँ, तो ये बोर्ड पर जो लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, दैट इज ऑल्सो प्लेन, क्योंकि इसका एक एक्स एक्सेस है माने एक वाई एक्सेस है और एक एक्स एक्सेस है, दैट इज कॉल्ड प्लेन। तो अगर कोई एक ही प्लेन में लाई कर रहा हो जस्ट लाइक दिस, कि ये भी दैट इज ऑल्सो प्लेन, मीन्स जहाँ पर मेरे ये हाथ रख ऐसे जो मैं मूवमेंट दे रहा हूँ हैंड्स को, तो दैट इज कॉल्ड प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो अगर कोई अपने पास वेक्टर्स हैं वो अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हों, मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, मीन्स डिफरेंट और इक्वल मैग्नीट्यूड हो एंड डिफरेंट ही डायरेक्शन हो, डिफरेंट डायरेक्शन में हो, बट लाई इन ए प्लेन, पर एक प्लेन में लाई कर रहे हों। जस्ट लाइक कि अगर मैं ये पूरी इसको ही वॉल मान लूँ, जैसे कि ये एक्स एक्सेस ले लूँ और ये वाई एक्सेस ले लूँ, और कोई भी दो वेक्टर्स मान लेता हूँ, मीन्स एक ए वेक्टर है वो भी इधर मूवमेंट कर रहा है, मीन्स वो इसी प्लेन में लाई कर रहा है, एक यहाँ पर कहीं मूवमेंट कर रहा है, तो डैट इज कॉल्ड कोप्लेनर। हो सकते हैं ज़्यादा भी हो, एक और ऐसा हो सकता है इधर लाई कर रहा हो, डैट इज कॉल्ड सी, तीन वेक्टर्स हों, पर अगर सभी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं एक्स और वाई के अंदर, तो अपन बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं वो। आई थिंक समझ गए होंगे। ये डायग्राम बनाऊं या एक एग्जांपल और दूं तो कुछ इस तरह से, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो डैट इज कॉल्ड ए बी, सभी वेक्टर्स हैं क्योंकि वेक्टर्स चालू कर चुके हैं, पर ये हैं वही एक्स और वाई, तो डैट इज द प्लेन, एक्स वाई इज कॉल्ड प्लेन। एक एक्सेस की बात करता हूँ तो वो हो जाता है स्ट्रेट लाइन, पर जब मैं एक्स और वाई लेता हूँ तो डैट इज कॉल्ड प्लेन, तो प्लेन कन्वर्ट हो जाता है। तो कोप्लेनर मीन्स डिफरेंट या इक्वल मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में हो, पर प्लेन उसी में लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं जेड एक्सिस में आ जाए, क्योंकि आपने सुन तो रखा ही है 7th 8th क्लास में कि डायमेंशंस जो अपने एक्सेस होते हैं वो एक्स वाई और जेड एक्सेस होते हैं, पर वो अगर कोई भी दो में लाई कर रहे हो एक्स वाई वाई जेड, तो उनको प्लेन्स बोलते हैं। जैसे कि ये वाइट बोर्ड एक तरह का प्लेन है जिस पर मैं लिख रहा हूँ, नोट डाउन करो बेटा। तो ये थी हमारी सम डेफिनेशन जो हमारे काम आने वाली थी, कहीं ना कहीं और भी काम में आने वाली, जिसको अपन अब आगे देखने वाले हैं टॉपिक को। ठीक, नोट डाउन कर लेना बेटा। ठीक, अब अपन टॉपिक ले रहे हैं, ये तो अपन ने ये पढ़ ही लिया था। अब अपन देख रहे हैं कि इसका स्टार्टिंग कैसा हुआ, क्योंकि सबसे पहले जरूरी था वो बताना, मींस एडिशन करना, वेक्टर का एडिशन कैसे होगा, क्योंकि मैंने आपको जो फोर्सेस बताए थे एंगल्स, किसी पर्टिकुलर एंगल्स पर जब वो लग रहे थे तो उसको ऐड किस तरह से करेंगे। सेम डायरेक्शन का तो एडिशन कर दिया अपन लोगों ने, पर इस तरह के दो फोर्सेस लग रहे हों किसी के ऊपर तो किस तरह से एडिशन करेंगे, और या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक से ज़्यादा फोर्सेस या वेक्टर क्वांटिटीज किसी पर एक्ट हो रही हो, तो उसके लिए हमारे पास आया एडिशन लॉ। तो अपन अब देखने वाले हैं, कुछ एडिशन लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अपन एडिशन लॉ देखने वाले हैं। एडिशन लॉ का पहले बेसिक वैसे तो पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पर वो स्टार्ट कैसे क्लिक हुआ और कैसे वहाँ पर यूज़ आ रहा है वो भी समझा दूंगा आपको। तो पहला क्लिक ये हुआ कि अगर मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, केवल समझा रहा हूँ कि सपोज करो एक वेक्टर है ए लाइक दिस, और सेकंड वेक्टर है हमारे पास बी, दो वेक्टर से इनको रिप्रेजेंट करना था, दैट इज कॉल्ड, मैं इसको वेक्टर नंबर 1 बोल देता हूँ फर्स्ट, और इसको बोल देता हूँ वेक्टर नंबर सेकंड।
सेकंड वेक्टर बोल रहा हूँ इसको, सेकंड वेक्टर है ना, सेकंड वेक्टर है। और एक और ले लेता हूँ थर्ड वेक्टर, दैट इज कॉल्ड सी, थर्ड वेक्टर। चलो दो से ही समझा देता हूँ। तो इसको देखें तो कैसे करने का बोला, कैसे सिस्टमेटिक लिखने का बोला कि एडिशन करना है तो पहले इसको लिखा कैसे जाए। तो आपको बता चुका था कि इसको बोलते हैं अपन टेल और इसको बोलते हैं अपन हेड। तो अपन ने जो सबसे पहले साइंटिफिक तरीका निकाला कि आपको दो को रिप्रेजेंट करना है, ये अलग अलग साइज के हो सकते हैं, साइज चेंज कर देता हूँ, ये इतना बड़ा कर देता हूँ, वेक्टर बी था अपने पास इतना बड़ा सेकंड वेक्टर। तो उन्होंने बोला इसको ऐसे कुछ तरह से लिखो कि जो फर्स्ट वाले का एरो है, फर्स्ट वाले का जो हेड है, जो हेड है सेकंड वाले को उसके साथ उसके टेल को अटैच कर दो, मीन्स इस टेल को इसके साथ अटैच कर दो। तो ये अटैच कर दिया अपन ने टेल को, और इसके बाद इसको बी को रिप्रेजेंट कर दो। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा, मीन्स ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, उसके लिए क्या करें, मैंने साइंटिस्ट लोग ही कर रहे हैं सब कुछ अभी समझाने से, मैंने उन्होंने कैसे ट्रिक लगाई। तो उन्होंने बोला कि आप फिर क्या करें, जो फर्स्ट वाला है उससे लेकर एक लाइन ड्रॉ करें उसकी टेल से, उसकी टेल से, और जो सबसे लास्ट वन था वहां तक लाइन ड्रॉ कर दें, आप यहां तक ड्रॉ कर दें लाइन को। तो ये इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कुछ तरीके बनाए गए लिखने के कि माने जो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सो ऑन, इसके बाद सी लग रहा होता तो सी इसके बाद लगा देते। पर जो इनका रिजल्टेंट सबका एडिशन का होता, एडिशन का लॉ का बता रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग कैसे क्लिक है उसमें भी समझ में आएगा जब मैं वहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा कि आपको रिजल्टेंट देना है। तो फर्स्ट वाले की टेल, फर्स्ट जो रिजल्टेंट देना है वो फर्स्ट वाले का जो टेल था उससे स्टार्ट करेंगे रिजल्टेंट देना। रिजल्टेंट को आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, उस समय स्टैंडर्ड में सी से भी करा गया, पर यहाँ पर मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो इनका एडिशन होगा उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट वाले की टेल को लास्ट वाले के हेड से टच करेंगे, लास्ट वाले से, डेट इज कॉल्ड लास्ट, लास्ट वाले की टेल से टच कर देंगे तो आपको उनका रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक, इसको समझाने के लिए एक एग्जाम वैसे लॉ लेने वाला हूँ आगे, पर उससे पहले एक बार समझा देता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास दो वेक्टर्स थे जिनको हमको कुछ ऐसा लिखना पड़ रहा था, ए और बी, है ना, दो वेक्टर्स लग रहे हैं। इस बार मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट ना करके, मैंने अब कैसे लॉ चेंज हो रहे हैं कि देखो मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर। बताने का फर्स्ट तरीका था क्या, मैंने जो उन्होंने सोचा था कि जो सेकंड वेक्टर होगा उसकी टेल को फर्स्ट वाले के हेड से टच कर देंगे, कर दिया। अब जो इनका एडिशन देना है तो एडिशन का लॉ क्या है, जो फर्स्ट है उसकी टेल से सेकंड वाले के हेड को अटैच कर देना है। तो ये कर दिया, तो ये इनका रिजल्टेंट का आंसर था, डेट इज कॉल्ड ए प्लस बी। डेट इज द एक लॉ भी बना। और कई बार तो नेट लेवल पे बात करें तो इस तरीके एरो बताकर आपसे एडिशन पूछे गए कि इसका एडिशन कहाँ पर होगा, समझे, फर्स्ट वाले से, क्योंकि ये अपना फर्स्ट है और ये वाला क्या है सेकंड। तो फर्स्ट वाले की टेल सेकंड वाले का हेड से आप जब टच करोगे जिस लाइन को, वो ही आपको रिजल्टेंट देगा। ये एडिशन लॉ का स्टार्टिंग करी उन्होंने समझाने की। तो ये सिस्टमैटिक, ये वो हैं जब साइंटिस्ट सोच रहे थे बुक में लिखने की कि कैसे रिटर्न करें, कैसे लोगों को समझाएं, बच्चों को कैसे समझाया जाए जो भी आगे फ्यूचर में पढ़ेगा। तभी तो बुक्स में लिखा ना, क्योंकि आगे की जनरेशन ही तो उसको पढ़ेगी। तो उस तरह से उन्होंने कुछ इस तरह के लॉ बनाए। तो क्या आप मेरे साथ एक हेल्प कर सकते हैं? सपोज करो मैं अब दो तीन वेक्टर्स अलग अलग बता रहा हूँ कि एक वेक्टर ये रहा, फर्स्ट वेक्टर ये था, सेकंड वेक्टर ये था, थर्ड वेक्टर और था। मैंने ये फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, एक फोर्स को इससे रिप्रेजेंट करा, एक को इससे करा, एक को इससे रिप्रेजेंट करा, थर्ड को। हर वेक्टर को जो नेक्स्ट वेक्टर जो लगने वाला फोर्स है, नेक्स्ट एक के बाद एक, जैसे कोई एक फोर्स लगा रहा था ट्रक के, फिर सेकंड ने आके लगाया, थर्ड ने लगाया, तो आप क्या करेंगे, जो भी फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ए के बाद बी वाला फोर्स लगा रहा है, तो इसकी जो टेल होगी उसको आप फर्स्ट वाले के हेड से जोड़ देंगे। वैसे सी वाले को जोड़ना था तो सी वाले की टेल इसके हेड से जोड़ दी, ये उधर कर दिया। फिर सपोज करो एक और फोर्स लग रहा था, मैंने एक जना और अप्लाइड करा डी वाला, तो डी वाले ने मान लो ये अप्लाइड करा, डी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो डी वाले का जो टेल था वो मैंने सी वाले के थर्ड नंबर वाले से के हेड से जोड़ दिया और इसको इधर कर दिया। मान लो ये चार फोर्सेस लग रहे थे, किसी ने बोला कि इनका रिजल्टेंट बताओ, मैंने इन सबका एडिशन करो वेक्टर फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट करो। सिर्फ रिप्रेजेंट करना देख रहे हैं, कितना होगा वो नहीं पूछ रहे। तो तरीका क्या है, जो फर्स्ट वाला है उसकी टेल को आप
थर्ड वाले जो सबसे लास्ट वाला फोर्स है उससे आप उसकी तरफ एरो करते हो, मैंने यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके हेड से एक एरो जोड़ देंगे, ये आपका रिजल्टेंट कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। दैट इज मीन्स जो यहाँ पर आर है इन सबका एडिशन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सब के वेक्टर तो लगाना ही है क्योंकि मैंने सिंबल बताया है कि अपन को एरो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं और ये रिजल्टेंट है। तो मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी, बाकी तो अब लॉ देखने वाले हैं और फिर न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं कैसे कैसे करने वाले हैं अपन लोग। ठीक, समझ गए बेटा यहाँ तक? तो ये थे कुछ एडिशन लॉ, कैसे स्टार्ट करा उन लोगों ने। अब एडिशन लॉ चालू हुआ तो एडिशन पे लॉ बनने लगे। तो फर्स्ट लॉ जो अपने पास बना वो बना था ट्रायंगल लॉ, पर फिर भी मैं रिवर्स में इसको अलग ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले मैं पैरेललोग्राम लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? चलो दोनों को एक साथ देख लेंगे। तो फर्स्ट अपन ने देखा कि ट्रायंगल लॉ ही देख रहे हैं। ट्रायंगल लॉ ने क्या कहा? तो ट्रायंगल एडिशन वेक्टर लॉ या वेक्टर एडिशन लॉ बोल दूं, है ना? ट्रायंगल एडिशन वेक्टर लॉ देख रहे हैं अपन। इस लॉ ने क्या बोला अपन से? इस लॉ ने अपन से बोला कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल represent two vectors applied on a body, या कोई पॉइंट बोल दूं, पॉइंट पर अप्लाइड हो रहे थे एट सेम टाइम पर किसी पॉइंट पर दो वेक्टर्स अप्लाइड हो रहे थे। If two sides of a triangle represent two vectors applied on a body at same time, then third side, if two sides of a triangle represent two vector applied on a body at same time, then their रिजल्टेंट बोल रहे हैं या एडिशन बोल रहे हैं? देन देयर रिजल्टेंट और एडिशन, मैंने जो उनका एडिशन होगा रिजल्टेंट का, रिप्रेजेंट बाई थर्ड साइड बट इन अपोजिट ऑर्डर। मीन्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था कैसे लॉ बना, वो ही सब कुछ यहाँ पर बना। जैसे कि मीन्स समझाने के लिए वापस से वही एग्जांपल कि एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर ये था, दैट इज कॉल्ड टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, जो एक सेम ऑर्डर में है, विच एक्ट ऑन ए सेम ऑर्डर 1 2। मीन्स समझ वो ही रहे, वो टेल को ऐड से ऐड कर रहे हैं, पर लिख रहे हैं कि हाँ टेल पर लिखना कुछ इस तरह से ही सेम ऑर्डर में, बट जो इनका रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, क्योंकि ये एरो की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी कुछ समय में जब हम समझेंगे। ये ए है, ये बी है, तो जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा अपोजिट ऑर्डर में। मीन्स ये दोनों तो एक साथ चल रहे हैं इस ऑर्डर में, अचानक जो इनका रिजल्टेंट आया वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, मीन्स ये तो इस तरह का मूवमेंट दे रहा है ना। तो डैट इज मीन्स जो इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट पर वो है वेक्टर का ही एडिशन ए प्लस बी। तो ये इसके डेफिनेशन मीन्स एडिशन लॉ बना। तो एडिशन लॉ की बात करूं तो एडिशन लॉ कुछ इस तरह का हो गया कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ देम बट इन अपोजिट ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल एडिशन लॉ। ये बना अपने पास ट्रायंगल एडिशन लॉ। पहले लॉ ही समझा रहा हूँ, फिर इनका अपन मैथमेटिकल एनालिटिकल करेंगे, जो एक फॉर्मूला ड्राइव होगा जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाली है फिजिक्स में। जस्ट लॉ बता रहा हूँ कि ऐसे लॉ बने कि एडिशन के लिए को रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो लॉ बने। रिप्रेजेंट कैसे करना है वो लॉ लिखवा रहा हूँ, मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं इनका अपन अभी। तो डैट इज मीन्स ट्रायंगल लॉ। फिर ये भी एक्सप्लेन आपको आगे कर दूंगा
कि जब भी अपन फ्यूचर में अपन पढ़ाई करेंगे या आप लोग पढ़ाई करेंगे, ट्राइंगल लॉ से ज़्यादा आप रिमेंबर रखें पैरेललोग्राम लॉ को, क्योंकि इस लॉ में क्या कमी है वो भी यहीं पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने पॉइंट और लिखा था कि किसी बॉडी पर लग रहे हैं, सेम पॉइंट पर लग रहे हैं, सेम टाइम पर लग रहे हैं, पर इसको रीड आउट करने में दिक्कत आ रही है। केवल साइंटिस्ट लोग समझ पा रहे हैं, मैथमेटिशियन समझ पा रहे हैं, जनरल लोग नहीं समझ पा रहे। प्रैक्टिकल लाइफ में रहने वाले जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी, कॉमर्स ले रखी है, आर्ट्स ले रखी है, वो नहीं समझ रहे ट्राइंगल लॉ को। जो क्या दिक्कत होने वाली वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये था इसका फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ आया अपने पास, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। और बोलूँगा यही, अगर आप जस्ट 11th क्लास में आए हैं तो आपके लिए तो ये बोलूँगा कि आप सेकंड लॉ को ही प्रिफर करें ऑलवेज, तो आप हर चीज़ का आंसर बहुत अच्छे से और प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। तो डेट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ देख रहे हैं अपन। पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लॉ देखने वाले हैं। वेक्टर एडिशन वो किस तरीका, वो थोड़ी देर में देखने वाले हैं अपन उस टॉपिक को भी। तो ये था वेक्टर एडिशन, मैंने लॉ दिखा रहा हूँ तो पढ़ते हैं वापस इस लॉ को। इसने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू adjacent sides of a parallelogram represent two vectors, then their vector addition वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट माने जिनका आंसर होगा रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये बोला गया भैया अपन से पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लॉ के अंदर। ठीक है, तो ये लॉ किस तरह का था, तो जरा सा पहले मैं एक पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर देता हूँ बनाकर। ये क्या कह रहे थे अपन से कि ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, सेम सामने सामने तो सेम रहते हैं, तो एडजेसेंट मीन्स ये वाली साइड्स। तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। तो जिनका रिजल्टेंट देना है, जिसको मैं आर से दे रहा हूँ, उस समय बिल्कुल स्टार्टिंग बात करें तो सी से दे रहे थे, पर मैं आर से ही प्रीफर कर रहा हूँ देना, इसे आप समझें। तो इनका जो रिजल्टेंट था वो आप डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट करने के लिए लॉ बने, फिर इसी को मैनिपुलेट करा, क्योंकि ये जो भी वेक्टर बना रहे थे सब मैथमेटिशियंस ही बना रहे थे। फिजिक्स और मैथ्स एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैथ्स का बिना यूज़ करें हम फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस होती हैं और कैलकुलेशंस डिपेंड्स ऑन मैथमेटिक्स, है ना। तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करने का था। अब इसको ही क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, तो वो अभी थोड़ी सी देर में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जस्ट लॉ था कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स देन देयर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट होगा, मीन्स इनका जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद, वेक्टर के ढंग से एडिशन, नॉट ए सिंगल वो 5 और 10 को जोड़ दिया वैसा वाला एडिशन नहीं। तो इसका मतलब है मैंने 5 और 10 को जोड़ के 15 बोल देते, तो ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ होने वाला है इसके बाद मैथमेटिकल। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। ये जो लॉ है इट्स ओनली कम इन क्लास 11, जब स्कूल लेवल पर होते हैं, क्वार्टरली चल रही हो, तो उस समय ये क्वेश्चंस आते हैं, राइट डाउन द पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ लिखें, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये उसका रिप्रेजेंट मेथड हो गया कि दो साइड्स थी तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। ठीक, अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या क्या चेंज, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप पैरेललोग्राम लॉ याद करें, क्योंकि देखो मैं अब यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर कोई फिजिक्स में कोई भी चीज़ बनी हो, माने जो भी लिखा हो, कम से कम 99%, इतना नहीं तो कम से कम 90% नॉर्मल इंसानों को भी समझ में आना चाहिए। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो फिर ऐसी साइंस का भी क्या फ़ायदा, जिसको केवल साइंटिस्ट लोग ही समझ पा रहे हैं, बाकी कोई समझ ही नहीं पा रहा। फिर साइंस को लोग कैसे और जने इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, या फिर उन लोगों को भी जो कोई अलग फील्ड में है पर वो साइंस में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, कि अगर उस या फिर समझा ही नहीं पा रहे हैं उनको कि हो क्या रहा है। तो वही समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे भी बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बहुत काम आने वाली है, तो अपन ऑलवेज पैरेललोग्राम लॉ को ही आप प्रीफर करें डायग्राम बनाते समय। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा, पर आगे चल के आपको खुद को ही इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी। तो इसका यूज़ और ट्राइंगल लॉ में क्या फ़र्क था, दोनों वैसे एक्चुअल में सेम चीज़ ही थे। समझ में आई बात अपने?
ओके, है ना बेटा? ठीक, तो अपन इन दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ, क्या कमी थी और क्या कमी नहीं है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा मैं इसको, है ना, समझाने के लिए कि क्या कमी थी। तो अगर मैं आज पहले पैरेललोग्राम ही लो लेता हूँ कि कितना ईजिली समझ में आ रहा था जब हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करें, कि सपोज करो आपके ही कोई पेरेंट्स आए टीचर के पास और उन्होंने बोला कि आप बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, थोड़ा बताएं, हमको भी पता लगे कि आप पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को, तो कैसे एक्सप्लेन होता है। तो ज़रा देखें कि सपोज करो मैं उनसे कहता कि सर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि ये एक बॉडी है, एक पॉइंट है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं ए और बी लाइक दिस, और जब इसके ऊपर इस तरह के फोर्स लग रहे हैं सर, जैसे दो जने रस्सी से खींच रहे हैं सर पर्टिकुलर एंगल पर किसी मास को थीटा एंगल पर, तो ये बॉडी होगी वो कहीं ना कहीं इधर जाएगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगी। वो समझ गए, जैसे भी अपन ने रिजल्टेंट देखा था, समझ गए कि हाँ ठीक है सर ये एंगल दिख रहा है दो के बीच में, हाँ ये भी वो प्रैक्टिकली बोला, हम समझते हैं हाँ शायद वो बीच में कहीं जाती, कि इस तरीका समझा रहे हैं। इसी चीज़ को जब मैं ट्रायंगल से आपके पेरेंट्स को समझा रहा होता तो शायद उनके समझ में नहीं आता, और आधा खुद स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता जब तक बहुत ज़्यादा वेक्टर नहीं पढ़ लेते वो लोग। ठीक है, समझ रहे हैं। अगला टॉपिक ट्रायंगल से एक्सप्लेन कर रहा होता मैं उनसे बोलता कि सर एक पॉइंट है जिसमें मान लो ये कोई मास था जिस पे फोर्सेज लग रहे थे, मीन्स मास ले रखा है मैंने एक पॉइंट मास, वैसे एक पॉइंट मास यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने। फिर उनको वही समझाना चालू करा कि सर दो फोर्सेज हैं ए और बी जो इस पॉइंट मास पर लग रहे हैं, इस पर लग रहे हैं ए और बी, और फिर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया होता ए और बी। तो पहले तो टोकते सर इससे तो देखने पर ये लग रहा है कि ए को ए मास ए को खींच रहा है, माने जो ए वाला फोर्स है, ए कोई भी जना हो सकता है, कोई पर्सन, वो इसको खींच रहा है इस बॉडी को, और बी वाला तो ए को खींच रहा है, ये दिख रहा है। अपन ने बोला सर मान तो लो क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ था, ठीक है ले लिया अपन लोगों ने। फिर मैंने उनसे कहा जैसे इसमें मैंने बोला था कि दोनों फोर्स थीटा पर लग रहे हैं, वैसे अगर मैंने उनसे बोला होता कि सर ये दोनों फोर्सेस थीटा एंगल पर लग रहे हैं, दो फोर्सेस, तो वो फिर शायद बोल सकते थे कि सर आपने इधर का एंगल क्यों नहीं लिया, आपने तो ये वाला एंगल ले लिया, ये क्यों नहीं लिया इनके बीच में। पर आपको पता होगा, आपने थ्योरम्स पढ़ी है 9th क्लास की कि अपन ने ऐसा क्यों करा, एंगल्स को कि अपन ने आउटर साइड का लिया। तो इट मीन्स एक कन्फ्यूजन ये और हो गया। फिर मैंने बोला सर जब ऐसा करा तो जो ये रिजल्टेंट था या जो बॉडी थी वो कुछ इस डायरेक्शन में गई। बोला तो क्या किसी के समझ में आया क्या? नहीं आया ना। पर हाँ उनको जरूर समझ में आया है, या जो मैंने आपको समझाया है कि ये कोई सिंबल था हमारे को बताने का कि जब आप कोई ट्रायंगल्स लेते हैं तो आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एंडिंग पॉइंट होता है उनके एरो को जोड़ना होता है, इसलिए ट्रायंगल लॉ भी कंसीडर करा गया। तो कर लिए ट्रायंगल लॉ अपन ने कंसीडर। पर जब भी आपको कोई इमेजिनेशन करना हो, जो भी अपन आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं अपन को 11th 12th के अंदर, बहुत कुछ पढ़ना है, तो उनमें हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम आप बनाते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, और अगर आप ट्रायंगल बनाकर करोगे तो समझने में दिक्कत आएगी, या फिर आपको थोड़ा सा हाईटेक वेक्टर आनी चाहिए जैसे नॉर्मली आती है कुछ जनों को, तब कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी यूज़ करें लॉ। और वैसे भी आप 10th क्लास में से एक चीज़ जानते हैं कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम एक ही है कुछ हद तक। अगर सेम ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स को मैं एक साथ ऐड कर दूं, इसमें भी तो दो ट्रायंगल है, 10th में आपने निकाले भी तो थे एरिया, तो अगर दो सेम तरह के ट्रायंगल्स को मैं ऐड कर देता हूं, अटैच कर देता हूं लाइक दिस, जैसे है दो अटैच कर दिए तो इस कन्वर्ट इनटू पैरेललोग्राम। समझे बेटा? तो इसका मतलब है कि बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा हमारे पास? पैरेललोग्राम इन कंपेयर टू ट्रायंगल लॉ। रिमेंबर दोनों करा, मैंने आपको समझा भी दिया कैसे करते हैं। तो ठीक बेटा, इस लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ रहे हैं ना बेटा, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक बेटा।